हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले क्वेश्चंस के सीरीज हमारा चल रहा है। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जजमानी व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है? पारस्परिकता संबंध, वंशानुगत, सेवाओं के बदले वस्तुएं, भिन्न भिन्न कामीन की क्रिया को परासमरूप। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। जजमानी व्यवस्थाएं की प्रमुख विशेषताएं हैं वंशानुक्रमण परंपरा वंशानुगत परंपरा, प्राथमिक संबंध, अस्थायी संबंध, संबंधी का उदग्र व्यवस्था, अधिकारों तथा कर्तव्यों का संकुल, मुद्रा का अप्रचलन, वस्तु भुगतान, उपयोगिता, मूल्य भिन्नता आदि है। लुईस डूमा ने जाति कास्ट को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया है? सामाजिक विभेदीकरण एवं अपेक्षता, वर्ग एवं असमान शक्ति संबंध, पवित्र एवं अपवित्र का संबंध, कार्यपरक एकता का विभेदीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पवित्र और अपवित्र का संबंध द्वंद्वात्मक विरोध के रूप में प्रस्तुत किया है कास्ट को। सर्वहारा एवं गुलाम के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सर्वहारा मजदूरी पाने वाला स्वतंत्र श्रमिक है जबकि गुलाम नहीं। सर्वहारा नगरी है जबकि गुलाम ग्रामीण है। सर्वहारा के पास थोड़ा भू स्वामित्व होता है जबकि गुलाम के पास नहीं होता। दोनों में कोई अंतर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सर्वहारा मजदूरी पाने वाला स्वतंत्र श्रमिक होता है जबकि गुलाम नहीं। सर्वहारा पूंजीवादी व्यवस्था का एक वर्ग है जो अपने श्रम को बेचकर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है, जबकि गुलाम या दास स्वामित्व अवस्था का एक वर्ग है जो स्वतंत्र होकर बदका मजदूर की तरह कार्य करते हैं तथा उन पर स्वामित्व का स्वामित्व होता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कार्ल मार्क्स के लिए वर्ग की पहचान अधीनता के संबंधों में होती है, शासक वर्ग की विचारधारा में होती है, ज्ञान कौशल प्रौद्योगिकी में लाभ एवं अधिशेष के मूल्यों में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 3 और 4। कार्ल मार्क्स वर्ग के पहचान दो रूपों में करते हैं, एक शोषक, एक शोषित वर्ग। शोषित वर्ग के सदैव अधीन रहता है। शासक या शोषक वर्ग की विचारधाराएं शोषित वर्ग पर सदैव थोपी जाती हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग का संबंध लाभ एवं अधिशेष मूल्य से होता है जबकि श्रमिक का संबंध मात्र वेतन से होता है जो पूंजीपति की इच्छा पर निर्भर होता है। वर्ग का निर्धारण ज्ञान कौशल प्रौद्योगिकी का वर्णन वेवलन द्वारा किया गया है, न कि मार्क्स द्वारा आता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक को राइट मिल्स ने पावर एलीट में सम्मिलित नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक संबंध व्यक्ति को पावर एलीट में नहीं सम्मिलित करते हैं, बल्कि राजनीतिक संबंध व्यक्ति या सैनिक संबंध व्यक्ति या व्यवसायिक संबंध व्यक्ति को वे पावर एलीट में सम्मिलित करते हैं। राइट मिल्स ने क्यूबा के योकी सिटी का अध्ययन कर शक्ति अभिचार पावर एलीट की अवधारणा दी है। उनके अनुसार अभिचार 3 शक्तियों सम्मिलित हैं, आर्थिक शक्ति अर्थात व्यवसायिक, राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति। मार्क्स की सामाजिक विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद में समाजवाद के परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आए हैं? तो मार्क्स के अनुसार श्रमिक वर्ग के क्रांति के द्वारा पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन आएगा। मार्क्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन क्रांति के कारण होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में समाजवाद की व्यवस्था में प्रचलन परिवर्तन श्रमिकों वर्गों के वर्ग संघर्ष का परिणाम है। श्रमिक वर्ग क्रांति करके पूंजीवाद को मिटा देगा और एक वर्ग विहीन समाज की रचना करेगा। अतः पूंजीवाद समाज में परिवर्तन का कारण श्रमिक वर्ग की क्रांति है मानते हैं कार्ल मार्क्स। पी.एस. सोरोकिन के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन का सही अनुक्रम क्या है? तो पी.एस. सोरोकिन के अनुसार सही अनुक्रम होता है संवेदात्मक, आदर्शात्मक और चिंतात्मक। सोरोकिन सीमाओं का सिद्धांत में बताया है कि सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो संस्कृतियों, व्यवस्थाओं यथा इंद्रिय परक एवं आदर्शात्मक संस्कृति के बीच होता है। इन दोनों संस्कृतिक के बीच में सोरोकिन ने एक अन्य संस्कृति आदर्शवादी संस्कृति बताया है। उनके अनुसार इस संस्कृति में इंद्रिय परक संस्कृति तथा आदर्शात्मक संस्कृति दोनों तत्व पाए जाते हैं। आदर्शात्मक यह दोनों के बीच की स्थिति है। इस प्रकार जब इंद्रिय परक से आदर्श परक या आदर्श परक से इंद्रिय परक संस्कृति की ओर परिवर्तित होती है तो कुछ समय तक आदर्श संस्कृति की स्थिति में आ जाती है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कुछ प्रारंभिक सामाजिक सिद्धांतकार जैसे हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके कारण समाज पूर्वानुमेय तरीकों से विकास करते हैं। सामाजिक जीवन की उच्चतर या अधिक लगभग पूर्ण सामाजिक रूपों की ओर प्रगति को प्रतिबिंबित करता है। और ऑस्वाल्ड स्पेंगलर और अर्नाल्ड जे टाइनबी का तर्क है समाज में उतार चढ़ाव एवं पतन के चक्रों के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे व्यक्ति जन्म लेता है, प्रौढ़ होता है, वृद्ध होता है और मर जाता है। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो प्रयुक्त में से दोनों कथन सही है। सामाजिक परिवर्तन उद्विकासी सिद्धांत स्पेंसर के अनुसार उद्विकास के कुछ तत्वों का एकीकरण, इससे संबंधित
वस्तु की गति के दौरान कोई तत्व अनिश्चितता से संबंध या समानता से निश्चित होता है। संबंधता भिन्नता में बदल जाती है। परिवर्तन को चक्रीय सिद्धांत के रूप के समर्थकों में स्पेंगलर, टाइनबी और सोरोकिन है। चक्रीय सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की प्रक्रियाएं पूरा कर उसी समाज में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार समाज का परिवर्तन चक्रीय होता है। पैरेटो की अभिजन परिचलन की संकल्पना में अभिजन का संगठन किसके बीच चक्रीय रूप से बारी बारी होता है? तो पैरेटो के अनुसार लोमड़ी एवं शेर के बीच होता है। पैरेटो सम्मत वर्ग का परिभ्रमण कैलकुलेशन का सिद्धांत दिया है। पैरेटो ने सम्मत वर्ग के 2 भागों में बांटा है, शासक संबंध वर्ग या गैर शासक संबंध वर्ग। शासक वर्ग वह है जो सरकार का प्रशासन में है, जबकि दूसरे उसके बाहर के संबंध लोग हैं, गैर शासक संबंध लोग वर्ग में आते हैं। पैरेटो के अनुसार सत्ता शासक सम्मत वर्ग में होती है, जैसे गैर शासक सम्मत वर्ग में, तथा पुनः इसी पर परिमार्जित होती है। पैरेटो के अनुसार सम्मत वर्ग से के गुणों के अनुसार 2 वर्गों में बटा है, शेर एवं लोमड़ी के अनुसार शेर समूह से स्थायित्व के विशिष्ट चालक की प्रधानता होती है, जबकि लोमड़ी में संयोजन के विशिष्ट चालक की प्रधानता होती है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार भारत में पश्चिमीकरण के 3 स्तर निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो एम.एन. श्रीनिवास प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्तरों की बात करते हैं। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए प्रतिपादन के अनुसार। तो इसका राइट आंसर आत्मसातकरण का मूसा मॉडल या मेल्टिंग मॉडल हमारा रॉबर्ट पार्क से संबंधित है। सांस्कृतिक पक्षता हमारा विलियम ऑकबर्न से संबंधित है। युक्तिकरण का सिद्धांत हमारा मैक्स वेबर से संबंधित है। और संदर्भ समूह की अवधारणा हमारा हर्बर्ट हाइमन से संबंधित है। अगला, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो सांस्कृतिक पक्षता की वर्ग की अवधारणा ऑकबर्न ने के अनुसार संस्कृति के भौतिक पक्ष एवं अभौतिक पक्ष में के अपेक्षा तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अभौतिक पक्ष और भौतिक पक्ष में से पिछड़ जाता है, जिसे सांस्कृतिक पक्षता कहते हैं। युक्तिकरण वेबर की अवधारणा है। वेबर के अनुसार युक्तिकरण प्रक्रिया का रहस्य, उद्देश्य, परंपरा एवं भावात्मक के उन्मूलन पर जोर देता है। इसके स्थान पर तार्किक और विवेक सम्मत सोच विचार का प्रशय देती है। यह प्रक्रिया आर्थिक जीवन, कानूनी प्रशासन, धर्म आदि के क्षेत्रों को प्रभावित करती है। इसी प्रकार पर पूंजीवाद, प्रशासन तंत्र और कानूनी राज्य का उद्भव हुआ है। संदर्भ समूह, यह अवधारणा हर्बर्ट हाइमन से 1942 में दी है। संदर्भ समूह वह समूह है जिसके अनुसार एक व्यक्ति अपने मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति को ढालने का प्रयास करता है। आत्मसातकरण का मूसा मॉडल यह संप्रत्यय रॉबर्ट पार्क द्वारा दिया गया है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? सब लोग जिसका पालन करते हो, यह परिस्थितियों के अच्छे बुरे के रूप में मूल्यांकन है। यह किसी चीज़ के अच्छे एवं वांछनीय होने के रूप में विश्वास है। यह सभी के लिए अनुपालित नहीं किया जाता, किंतु सामाजिक अंतःक्रियाओं में व्यक्तियों की क्रियाओं को निर्देशित करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सामाजिक प्रतिमान, व्यवहार एवं सामाजिक मनोवृत्ति तरीके से नियम को सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। सामाजिक मानदंड विभिन्न व्यवहारों के संपादन हेतु दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। किसी विशिष्ट सामाजिक स्थिति में व्यक्ति किसी प्रकार के व्यवहार से उपयुक्त होता है और सामाजिक मानदंडों द्वारा निर्धारित होता है। प्रत्येक नाम के साथ पुरस्कार एवं दंड के रूप में अनुज्ञाएं जुड़ी होती हैं। यह प्रत्येक नाम का प्रत्येक प्रतिमान। विजाति केंद्रवाद को निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही रूप से परिभाषित करता है? सांस्कृतिक आदर्श प्रारूप की सहायता से अन्य संस्कृतियों को आंकना, दूसरी जाति को मानव जाति से तुलना करके आंकना, या अन्य संस्कृतियों को हीन भाव से देखना, या अपनी संस्कृति की तुलना करके अन्य संस्कृतियों को आंकना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि अपनी संस्कृति से तुलना करके अन्य की संस्कृतियों को आंकना। स्वजातिवाद अथवा निजाति केंद्रवाद एक ऐसी संवेगात्मक मनोवृत्ति है जिसके अनुसार व्यक्ति अपने समूह, जाति, प्रजाति एवं समाज अथवा संस्कृति को अन्य प्रजाति एवं संस्कृतियों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है तथा दूसरों के प्रति घृणा, द्वेष, संदेह, उदासीनता, अरुचि जैसे मनोभाव को प्रकट करता है। इसमें व्यक्ति अपने समूह के मूल्यों एवं तुलना अन्य समूहों की मूल्यों से करता है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद में निम्नलिखित में से क्या आशय हैं? सार्वभौम सांस्कृतिक प्रतिमान है निम्न जिनका अनुसरण हमें अवश्य करना होता है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद सार्वभौम सांस्कृतिक प्रतिमान है जिसका अनुसरण हमें आवश्यक करना चाहिए। सामाजिक संस्थाओं के प्रति किसी के विचार उसके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अतिरंजित होते हैं, या किसी विशेषक का प्रकार एवं अन्य उससे सांस्कृतिक विन्यासों के सापेक्ष होता है, या किसी को यह विश्वास कि उस संस्कृति से दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद सामाजिक संस्थाओं के प्रति किसी विचार उसके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अतिरंजित होते हैं। जब हम किसी भी संस्कृति को उसी संस्कृति के लोगों के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हैं
अर्थात उसके मूल्यों के अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं, तो उसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहता है। इनमें न तो संस्कृति को बुरी होती है और न ही अच्छी होती, बल्कि सभी संस्कृतियाँ समान होती हैं। इसका मूल विचार यह है कि कोई चीज़ सही गलत उस संस्कृति के पृष्ठभूमि में हो सकती है। जो संस्कृति सही है वह दूसरी संस्कृति के अंतर गलत भी हो सकता है। अन्य संस्कृति समानता किसे निर्दिष्ट करती है? जन संस्कृति समानता किसे निर्दिष्ट करती है? समूह के प्रतीकात्मक उत्पादों को, कलात्मक एवं साहित्य रचनाओं को, समाज में सांस्कृतिक विशेषकों को, या न्यून सौंदर्य मूल्य अथवा बिना सौंदर्य मूल्य वाले वाणिज्य उत्पादों को। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समाज के सांस्कृतिक विशेषकों को। पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म जैसे अन्य माध्यमों को देखने, पढ़ने अथवा सुनने के परिणाम स्वरूप एक बृहद एवं विजातीय समाज में ऐसे सांस्कृतिक तत्वों का उदय जन संस्कृति के नाम से जाना जाता है, जो समाज के एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। जन संस्कृति के आधुनिक औद्योगिक समाजों की एक विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता है? संस्कृति सदैव उपहार है, संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित होती है, संस्कृति आनुवंशिक विरासत है, या सांस्कृतिक पर्यावरण का हेर फेर है? तो सांस्कृतिक पर्यावरण का हेर फेर है अर्थात, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं: संस्कृति सीखी गई योग्यता है, सामाजिक विरासत है, मानव निर्मित होती है, आदर्शात्मक होती है, हस्तांतरित होती है, सामाजिक होती है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, अथवा अनुकूलन की क्षमता होती है, मानव व्यक्ति के निर्माण में मौलिक होती हैं, और अधिवैयक्तिक एवं अधिशावयी होती हैं। भाषा में संस्कृति को वाहन होता है। हर्षकोविड ने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा है, अतः आंसर डी सही है। संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें निम्न जाति की जीवन शैली में परिवर्तन होता है, यह व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन नहीं लाती, यह सीमित स्वरूप के बावजूद यह अपेक्षाकृत अधिक सामंतवादी सामाजिक व्यवस्था की ओर ले जाती है। तो इसका राइट आंसर तीनों सही है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई नीच हिंदू जाति, अन्य कोई जनजाति या अन्य किसी समूह के उच्च प्रायः द्विज जाति के रीति रिवाजों, कर्मकांडों, धाराओं या जीवन पद्धतियों को अपनाता है। इससे संरचनात्मक परिवर्तन न होकर स्थितिकी परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से किस एक को उस प्रक्रिया के रूप में जानते हैं जिसके द्वारा एक सुस्पष्ट सांस्कृतिक समूह के सांस्कृतिक विशेषक दूसरे समूह में फैलते हैं? तो उसे हम विसरण कहते हैं। जब एक संस्कृति के तत्व दूसरे संस्कृति के तत्वों में फैलते हैं तो उसे विसरण कहा जाता है। विसरण डिफ्यूजन सांस्कृतिक प्रसार की वह प्रक्रिया जिसे किसी समाज के आविष्कृत अथवा शोषित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष रूप से अन्य समाजों में विस्तार होता है। यह अवधारणा क्लार्क विचलर द्वारा दी गई है। विकास उद्विकास की प्रक्रिया में पदार्थ अनिश्चित, असंबद्ध, असमानता निश्चित से सुसंबद्ध एवं वैभिन्नता की ओर अग्रसर होता है। यह अवधारणा स्पेंसर की है। स्वांगीकरण, यह संस्कृति द्वारा अपने भिन्न दूसरी संस्कृतियों को घुला मिला लेना प्रक्रिया को आत्मसातकरण या स्वांगीकरण कहते हैं। तो समंजन, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संघर्षरत व्यक्ति अथवा समूह अस्थायी रूप से अथवा कुछ समय के लिए शांतिपूर्ण अंतःक्रिया द्वारा संघर्ष को रोकना या टालना या स्वीकार करता है। संदर्भ समूह का व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक कारण है? सदस्यता, बाह्य समूह, अंतर समूह, सापेक्ष वंचन। तो मर्टन ने सापेक्ष वंचन सांस्कृतिक समूह की अवधारणा को माना है। संदर्भ समूह का निर्माण मुख्यतः दो आधार पर होता है: आकांक्षा, तुलनात्मक अभावबोध या सापेक्षहीनता के आधार पर। संदर्भ समूह की अवधारणा मर्टन ने 1942 में हर्बर्ट हाइमन द्वारा दी गई थी। सर्वप्रथम हाइमन ने दिया था, उसे समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग मर्टन करते हैं, जबकि मानव विज्ञान में प्रयोग उसका स्टाउफर करते हैं। निर्धनता की संस्कृति के सिद्धांत हैं। संरचनात्मक दशाओं को निर्धनता के कारकों के रूप में पहचाना गया। श्रम शोषण के निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया, या प्रतिभा कौशल के अभाव में निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया, या व्यक्तियों अथवा समूहों की आवृत्तियों, विश्वासों, व्यवहारों को निर्धनता के कारक रूप में पहचाना गया। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि संरचनात्मक दशाओं को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया। निर्धनता की संस्कृति के सिद्धांत के रूप में होता है। निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा ऑस्कर लेविस ने दिया है। उनके अनुसार पूंजीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था में होती है। इसका प्रतिबिंबन हम पश्चिमी समाजों, भारत में भी असमान नौकरी के पदों अवसरों को स्पष्ट देख सकते हैं। उनके अनुसार गरीब व्यक्ति गरीबी के साथ दरिद्रता की संस्कृति द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलित करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। अगला, कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आत्मसातकरण का, पृथक्करण का, एकीकरण का, या परसंस्कृति ग्रहण का? तो यह परसंस्कृति ग्रहण का अंत है, जब किसी मूल्य को मान्यता अन्य संस्कृतियाँ देती हैं। तो परसंस्कृति ग्रहण संपर्क द्वारा होने वाले परिवर्तन को परसंस्कृति ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया में एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को स्वेच्छा से अथवा दबाव से ग्रहण करती है। यह उभय पक्षीय प्रक्रिया हो सकती है।
आत्मसातकरण निम्नलिखित: एक संस्कृति जब अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति को अपने में पूरी तरह घुला मिला लेने की प्रक्रिया आत्मसातकरण करती है। इसमें दूसरी संस्कृति के पृथक अस्तित्व का लोप हो जाता है। एकीकरण: यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना निर्णायक भागों में विभिन्नता होते हुए भी उसके आपसी संबंधों में संगठन होता है। पृथकता, अंतरक्रिया, संप्रेषण, सहयोग, सामाजिक एवं भावात्मक लगाव की दृष्टि से व्यक्तियों का अथवा समूहों का एक दूसरे से पृथक्करण, अलगाव की घोतक की स्थिति में पृथकता कहा जाता है। दुर्खिम के अनुसार विधि समाज है। दुर्खिम के अनुसार विधि समाज सम विभाजन का एक दृश्य प्रतीक है। तो दुर्खिम के अनुसार समाज दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक एवं सावयी। यांत्रिक समाज में सामूहिक चेतना, दमनात्मक कानून, एकरूपता, धर्म की प्रधानता, परंपराओं एवं प्रथाओं के अधिक महत्व, जबकि सावयी समाज में विभिन्नता, विषमता, व्यक्ति चेतना, परंपराओं, प्रथाओं एवं धर्म का कम महत्व, प्रतिकारी कानून, समाज में अत्यधिक श्रम विभाजन व विशेषीकरण व कानून की औपचारिक रूप प्रभावी हैं। इसका उत्तर ये होगा। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? दमनकारी, क्षतिपूर्वक, आदर्शात्मक, औपचारिक। तो आधुनिक समय में आधुनिक विधि क्षतिपूरक या प्रतिकारी कानून के रूप में देखी जाती है। दुर्खिम ने दो प्रकार के समाज बताए हैं, यांत्रिक एवं सावयी। उनके अनुसार यांत्रिक समाज में जनमत, परंपराओं, धर्म आदि का सर्वाधिक महत्व होता है तथा इसमें दमनकारी कानून होता है, जबकि सावयी एवं औद्योगिक आधुनिक परंपराओं का न्यूनतम महत्व होता है, श्रम विभाजन, विशेषीकरण की अधिकता होती है और इसमें प्रतिकारी कानून पाया जाता है। द्वितीय समूह का सार है उसके प्रकार की चेतना, उसके निष्पादन कारण, उसके आमने सामने का संबंध, या डी उसके संबंध की निर्वैयक्तिकता। तो इसका राइट आंसर डी होगा। द्वितीयक संबंध में निर्वैयक्तिकता पाई जाती है। द्वितीयक समूह वह समूह है जो प्राथमिक नहीं है, या कुले कहते हैं। इन समूहों में निम्न विशेषताएं हैं: बड़ा आकार द्वितीयक समूह का, अप्रत्यक्ष अवैयक्तिक संबंध, प्रतिस्पर्धा की भावना, ऐच्छिक सदस्यता, अस्थायित्व की कमी, योजनाबद्ध व्यवस्था, समिति स्वार्थों की पूर्ति, सदस्यता की समिति अवधि, औपचारिक संगठन। सापेक्ष वंचना एक दशा है जिसमें व्यक्ति समूह निर्धनता रेखा के ऊपर होते हुए भी पहले की अपेक्षा निर्धन हो गया, अपनी अधोमुखी गतिशीलता के कारण निर्धनता रेखा के नीचे आ गया, या किसी समूह से अपनी तुलना करने की वंचित महसूस करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी समूह से अपनी तुलना करने पर वो अपने आप को वंचित महसूस करता है। यह सापेक्ष वंचन की अवधारणा रॉबर्ट R.K. मर्टन ने द अमेरिकन सोल्जर में दी है। सापेक्ष वंचन या हीनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें अपनी परिस्थितियों दूसरे व्यक्तियों की तुलना कर कमजोर अनुभव करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संदर्भ समूह सिद्धांत का एक सामान्यतः प्रयोग विद्वानों द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों के सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाता है। व्यक्तियों एवं समूहों के प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष की प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाता है, या सामाजिक अंतःक्रिया एवं प्रतिमात्मक एकल की प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाता है, या मानव उपकरण की रचना की प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल व्यक्तियों एवं समूहों के सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया को समझने के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। संदर्भ समूह मानव व्यवहार तथा उसके व्यक्तित्व के विकास की कुछ सदस्यता समूह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संदर्भ समूह मानसिक स्थिति है जिसमें किसी समूह या सदस्य के किसी दूसरे समूह या जिसे वे श्रेष्ठ समझते हैं अपने मानसिक संबंध जोड़ते हैं तथा स्वयं को उस अन्य समूह के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करते हैं। संदर्भ समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण व्यवहार को प्रभावित करता है। संदर्भ समूह के आधार पर सामाजिक अनुरूपता, सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक विचलन, सामाजिक संघर्ष, प्रतियोगिता, कुछ हद तक सामाजिक परिवर्तन की भी व्यवस्था आ जाती है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक समूह पद को प्रचलित किया है? तो प्राथमिक समूह शब्द C.H. कुले से जुड़ा है। प्राथमिक समूह की अवधारणा कुले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में 1909 में दिया है। उनके अनुसार प्राथमिक समूह से तात्पर्य ऐसे समूह से है जिनमें सदस्यों के बीच आमने सामने सदस्य संबंध, घनिष्ठ संबंध में पारस्परिक सहयोग पाई जाती है। अगला, शक्ति एवं सत्ता के अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? शक्ति शारीरिक बल का प्रयोग पर आधारित है, सत्ता नहीं। शक्ति समाज में निहित है और सत्ता राज्य में निहित है। सत्ता वैध है, केवल राज्य के पास शक्ति है, गैर राजनीतिक संस्थाएं सत्ता का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सत्ता वैध शक्ति है। शक्ति में जब वैधता आ जाती है तब उसे वेबर और डेहरम डार्स दोनों ने प्राधिकरण या सत्ता कहा है। शक्ति में प्रभाव होता है। प्रभाव को मानना या ना मानना संस्था पर निर्भर करता है, जबकि शक्ति किसी व्यक्ति या समूह या विधिवत संस्था को प्राप्त होती है, यह सत्ता का रूप ले लेती है। अगला, सामाजिक स्तरीकरण सर्वव्यापी है। जाति एवं वर्ग सामाजिक स्तरीकरण के उदाहरण हैं। सांस्कृतिकरण जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण सर्वव्यापी है। जाति एवं वर्ग सामाजिक स्तरीकरण के उदाहरण हैं, जबकि सांस्कृतिकरण जाति व्यवस्था के अंदर होती है, न कि बाहर। तो यह गलत है। इसका राइट आंसर सी है। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिरूप यह बताता है कि पुरस्कार प्रणाली स्तरीकरण प्रणाली की ओर ले जाता है? संघर्ष सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, वेबर का प्रतिरूप मॉडल या भूमिका परिस्थिति के मॉडल? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकार्यात्मक मॉडल या प्रकार्यात्मक सिद्धांत पुरस्कार स्तरीकरण प्रणाली की ओर ले जाता है। संघर्ष सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक काल में वर्ग और उनके बीच निरंतर संघर्ष होता रहा है। प्रकारवादी सिद्धांत डेविस के अनुसार जब समाज के कुछ लोगों को अधिक पुरस्कार एवं सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और कुछ को कम, तो समाज में स्वतः स्तरीकरण पैदा होता है। वेबर के प्रतिरूप मॉडल के अनुसार स्तरीकरण का आधार वर्ग है। उनके अनुसार आर्थिक कारक के साथ शक्ति एवं सम्मान भी स्तरीकरण के कारक हैं। और जबकि वार्नर के अनुसार सम्मान और परिस्थिति समूह वर्ग के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अभी तक हम लगभग 650 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।